हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल फॉर माय क्लासेस दक्षिणा क्लासेस। नाउ आज हम पढ़ेंगे यूनिट 4। इससे पहले भी हम यूनिट 3 और यूनिट 2 भी पढ़ा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो भी देख लीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 4 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, जो आपका बीएड सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। उसका ये टॉपिक्स है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का यूनिट 4, थ्योरी ऑन जेंडर एंड एजुकेशन इन इंडिया कॉन्सेप्ट। तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। इससे लॉन्ग क्वेश्चंस भी आपको मिल सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं, और शॉर्ट भी मिल सकते हैं। तो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए भी ये थ्योरी आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फोर्थ यूनिट है, जिसमें से फर्स्ट है आपकी सोशलाइजेशन थ्योरी, समाजीकरण सिद्धांत, जेंडर डिफरेंस थ्योरी, स्ट्रक्चरल थ्योरी और द कंसेप्ट थ्योरी, दी कंस्ट्रक्टिव थ्योरी। ये थ्योरी आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है बीएड सेकेंड ईयर के लिए। तो प्लीज़ इसको आप ज़रूर वीडियो स्किप मत करिएगा। और आपको अगर हमारा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये द डी कंस्ट्रक्टिव थ्योरी है। फोर्थ है द डी कंस्ट्रक्टिव, तो कंस्ट्रक्टिव थ्योरी नहीं है, डी कंस्ट्रक्टिव थ्योरी है। पहला आता है समाजीकरण सिद्धांत। समाजीकरण नाम से ही पता चल रहा है कि इस थ्योरी को, जैसा कि हमने पढ़ा था कि इसमें जेंडर के बेस पे जो इनइक्वालिटी होती है, जो पार्शियलिटी की जाती है, या ये माना जाता है कि जो लड़कियां होती है उनके लिए भी, आज के लिए भी आर्ट सब्जेक्ट होता है, होम साइंस सब्जेक्ट है, और बाकी की जो मैथ साइंस सब्जेक्ट है, जो आर्ट सब्जेक्ट है, वो लड़कों के लिए होता है। लड़कियां उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती, वो लड़कों के लिए सब्जेक्ट होते हैं। तो ये जो थॉट्स है, इसी के ऊपर ये थ्योरी है आपकी। इसमें कहा गया है कि ये फैक्ट नहीं है, कि बल्कि ये सोशलाइजेशन है, बल्कि समाजीकरण ही है। हम किसी भी व्यक्ति को या लड़की को ये मानने पर मजबूर कर देते हैं, और बाकी बच्चों को भी, सभी व्यक्तियों को, कि ये लड़कियों के सब्जेक्ट है। होम साइंस मतलब ये जो सब्जेक्ट लड़कियों के, वो होम साइंस वगैरह, मैथ साइंस वगैरह, ये लड़कों के सब्जेक्ट है। शुरू से ही उनके मन में ऐसी बात डाल देते हैं कि ये सब्जेक्ट आपके लिए नहीं बने हैं। तो इसी वजह से लड़कियां जो है उस सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती। तो इसमें कहा गया है कि ये फैक्ट नहीं है, लड़कियां भी लड़कों की तरीके बाकी सभी सब्जेक्ट, चाहे मैथ हो चाहे साइंस हो, इक्वली परफॉर्म कर सकती है। लेकिन अगर उन्हें समाजीकरण ना किया जाए, अगर उन पर ये दबाव ना बनाया जाए कि तुम नहीं कर सकते। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई काम है, अगर आपको बार बार कि कहा जाए कि नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, तो एक ना एक दिन आपकी कंडीशनिंग हो जाती है, कि आपका सोशलाइजेशन हो जाता है, कि आप मानने लगते हैं कि वाकई ये काम हमारे लिए नहीं है। तो यहाँ पर यही बात कही गई है कि अगर तुम बार बार मानने के लिए मजबूर ना करो, तो लड़कियां भी लड़कों की तरीके बाकी सभी सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। एक भी तो ये थ्योरी दी गई है समाजीकरण सिद्धांत की। एक विशेष समय में लोगों का मानना है कि क्योंकि लड़कियां गणित और विज्ञान जैसे मर्दाना विषय में खराब प्रदर्शन करती हैं, और वे उच्च बौद्धिक मानकों को पूरा करने में सक्षम नहीं है, मतलब अच्छा परफॉर्म नहीं करती हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वे उच्च बौद्धिक मानकों को पूरा करने में, जो सब्जेक्ट होते हैं, जो हाई इंटेलिजेंस लेवल के जो सब्जेक्ट होते हैं, उन स्टैंडर्ड को मानकों को पूरा करने के लिए एबिलिटी नहीं रखती हैं, उनमें ये एबिलिटी नहीं है। लेकिन जो समाजीकरण का सिद्धांत था, को लगता है कि लड़कियों को भी लड़कों की तरह उच्च शैक्षिक प्रदर्शन के स्तर को, हाई एकेडमिक परफॉर्मेंस कर सकती हैं, स्तर को प्राप्त करने के लिए कैपेबल है, एबल है। अगर शिक्षक और अभिभावक उन्हें ये सोचने के लिए सामाजिक नहीं करते हैं कि वे मुश्किल में अच्छा प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं हो सकते, तो ये बात ये थ्योरी में कहा गई है। शिक्षकों और अभिभावकों को लड़कियों के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया और उन्हें कठिन विषय को एक अयोग्य दानव के रूप में नहीं बताना चाहिए। मतलब जो आपके कह सकते हैं टीचर और अभिभावक हैं, उनको भेदभावपूर्ण रवैया नहीं रखना चाहिए, पार्शियलिटी नहीं रखनी चाहिए। उनके साथ ही साथ जो कठिन सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट है, उनको अयोग्य दानव के रूप में नहीं बनाना चाहिए, हवा नहीं बनाना चाहिए। कि आपने देखा होगा 10th बोर्ड क्या होते हैं, सिंपल से एग्ज़ाम्स होते हैं, लेकिन क्या है, उसका हुआ बनाया गया है कि समाज में, सोसाइटी में, कि बोर्ड एग्ज़ाम। तो ये सिर्फ और सिर्फ समाजीकरण ही है।
हार्ड हार्ड कुछ नहीं होता। अगर आपको आंसर आता है तो आप ये के लिए ईजी है, अगर आपको आंसर नहीं आता होगा तो आपके लिए टफ़ है। लेकिन शुरू से ही बच्चों को शुरू से ही समाजीकरण कर दिया जाता है, सोशलाइजेशन कर दिया जाता है कि ये बहुत ही हार्ड है, तो बच्चे के मन में वो बात बैठ जाती है, हुआ बना दिया जाता है। तो यहाँ पे सोशलाइजेशन थ्योरी में यही कहा गया है कि हुआ नहीं बनाना चाहिए, कोई पार्शलिटी नहीं करनी चाहिए, उनको सामाजिक नहीं करना चाहिए, और ये बात मानने पर मजबूर नहीं करना चाहिए कि वो इस काम को नहीं कर सकते। तो लड़कियों की सफलता की राह में बाधाओं को दूर करना आवश्यक है, जिनके लिए उन्हें लिंग तटस्थ शिक्षा दी जानी चाहिए और वे स्कूलों द्वारा शिक्षा के प्रकार को प्रभावित किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिंग अंतर सिद्धांत, जेंडर डिफरेंस थ्योरी की। इसमें क्या होता है कि सोशलाइजेशन थ्योरी में तो आप पढ़ा कि कोई भी पार्शियलिटी मत करो लड़के लड़के में, मतलब बिल्कुल इक्वल बिहेव करो, दोनों में नॉर्मल बिहेव करो, अलग बिहेव मत करो या हुआ नहीं बनाओ किसी भी चीज़ को। नॉर्मल बिहेव करो, जैसा लड़कों के साथ करते हो वैसे ही लड़कियों के साथ करो, जैसा बॉयज़ के साथ होता है वैसे ही गर्ल्स के साथ। लेकिन जेंडर डिफरेंस थ्योरी में क्या होता है कि आप जेंडर के डिफरेंस को समझें, लड़कियों की जो अलग क्षमता होती है उसको समझें, उसका विश्लेषण करें और उनको निकालने में और ज़्यादा मदद करें। जैसे आपने इक्विटी इक्वालिटी में फ़र्क देखा था, मैंने इक्विटी इक्वालिटी की भी वीडियो दी हुई है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख लीजिए। तो जिस तरीके से आपने इक्वालिटी इक्वालिटी में फ़र्क देता कि क्या होता है, एक तो होता है सभी को ही एक समान दर्जा दिया, चाहे उसको ज़रूरत कितनी है, और दूसरा था कि चाहे ज़रूरत को पहचान के, जिसको जितनी ज़रूरत है उतनी ज़रूरत को पहचान के उसके अकॉर्डिंग हेल्प करते हैं, उसकी मदद करते हैं। तो हम ये कोशिश करते हैं कि हर एक के साथ जस्टिस हो सके। तो यहाँ पर वही डिफरेंस सोशल तो जितना इक्विटी इक्वालिटी में डिफरेंस मैंने पढ़ाया हुआ पिछले में, उतना ही जेंडर और सोशलाइजेशन में डिफरेंस है। इसमें कहा गया है कि ये सिद्धांत के आने के बाद सामाजिक सिद्धांत को देखभाल सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, इस सिद्धांत के अनुसार स्त्री लक्षणों की पहचान की जानी चाहिए, उन्हें महत्व दिया जाना चाहिए इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए उन्हें। इस सिद्धांत के अनुसार स्कूल की संस्कृति और नारीत्व संस्कृति के बीच समन्वय न होने के कारण सभी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसमें इन्होंने कहा कि जो स्कूल की संस्कृति कल्चर है और जो गर्ल्स की जो संस्कृति है उसके बीच कोऑर्डिनेशन ना होने के कारण ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, वे स्वास्थ्य और मानसिक के लिए संबंध पर ज्ञान को महत्व देते हैं। स्कूल वे जगह है जहाँ लड़कियां अपने तरीके से दुनिया को जान सकती हैं। महिलाओं की लैंगिक समानता पर जोर देते हैं। तो ये आपकी लिंग अंतर सिद्धांत थ्योरी। नेक्स्ट आपकी है, ये थर्ड नंबर है, फिफ्थ नंबर नहीं है, संरचनात्मक सिद्धांत, स्ट्रक्चरल थ्योरी। याद रखिएगा, एक थ्योरी जरूर पूछी जाएगी, इसलिए आप सारी थ्योरी को तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। लॉन्ग आंसर में भी आ सकती है, शॉर्ट आंसर टाइप पे क्वेश्चन में भी आ सकती है। शॉर्ट में भी कोई भी एक सी थ्योरी आप तैयार कर लीजिएगा, शॉर्ट में पूछी जा सकती है। आप इस हैंड रिटन नोट से आप पढ़ सकते हो और आप बुक से रीड करके बाकी लॉन्ग क्वेश्चन अगर आता है तो लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आपने इतना भी पढ़ा होगा तो आप लॉन्ग क्वेश्चन में ईजिली लिख लोगे। बाकी आपको इस वीडियो से देख के टॉपिक ज़रूर समझ में आ जाएंगे कि कौन से टॉपिक का क्या है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल थ्योरी, ये 1980 से 1990 के बीच में आया था। 1980 और 1990 के बीच में आया था। नेक्स्ट है हमारा, इस सिद्धांत के अनुसार समाज के एक समूह द्वारा प्राप्त की गई शक्तियों को रोका जाना चाहिए। मतलब कि इस समूह में क्या था कि इसमें कहा गया था कि जो
सिर्फ और सिर्फ जो सारी पावर्स है वो बॉयज़ को मिली हुई है, सोसाइटी का सिर्फ एक ग्रुप को मिली हुई है, उसको रोका जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर एक पावर, जितनी भी पावर्स है, जितनी भी पावर्स वगैरह है और जितने भी, तो वो केवल केवल एक ग्रुप को दिया जाए, दूसरे ग्रुप को ना दिया जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड की, ये वामपंथी हस्तक्षेप और अधिकना आधुनिकता पर आधारित है। नेक्स्ट है वे विशिष्ट समूह द्वारा शक्ति और विशेषाधिकार समकन की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। दे फोकस अटेंशन टुवर्ड द पावर एंड प्रिविलेज कंडीशन बाई स्पेसिफिक ग्रुप। ये जो समूह का सिद्धांत है, ये उसी बात पर ध्यान देते हैं कि जो पावर है जो वो किसी ना किसी एक ग्रुप को ना दी जाए, सभी को, मतलब दोनों ही ग्रुप में मेल और फीमेल इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन की जानी चाहिए। इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं कि उदाहरण कम वेतन वाली इसका एग्जांपल देख सकते हैं, कम वेतन देने वाली नौकरी। तो हम देख सकते हैं इसका एग्जांपल कि जैसे कभी मेल और फीमेल एक ही पोस्ट पे होते हैं, तो मेल्स को ज़्यादा सैलरी दी जाती है, फीमेल्स को कम दी जाती है। हालांकि अब ऐसा कुछ नहीं है, पहले ऐसा होता था, अब बहुत ही कम ऐसा है। और दूसरी ये भी चीज़ है कि मान लीजिए ऑफिस में वहाँ 10 पोस्ट है, तो 10 में से एक आ जाता है कि ये फीमेल्स के लिए जॉब है, जो और हाईएस्ट पेइंग की जॉब होती है वो कहते हैं ये मेल्स की जॉब है। तो ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए कि हाईएस्ट पेइंग जिसमें हो वो जॉब मेल्स के लिए, और जिसमें लोअर पेइंग हो वो गर्ल्स के लिए, फीमेल्स के लिए। तो सभी को इक्वली अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। चेंजिंग इन लर्निंग सिस्टम इंक्लूडिंग द जेंडर डिफरेंस, विद्या प्रणाली समावेश और लिंग अंतर में परिवर्तन, रिफॉर्म इन डोमिनेटिक करिकुलम, वर्चस्व वाले पाठ्यक्रम में सुधार। जो आपका डोमिनेटिक करिकुलम होना चाहिए, वर्चस्व वाला जो पाठ्यक्रम होना चाहिए, उसमें सुधार होना चाहिए। डोमिनेटिक करिकुलम से मतलब है कि करिकुलम जो आपका बनाया जाना है, पाठ्यक्रम बनाया जाता है, उसमें भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को ध्यान में रख कर ही पाठ्यक्रम बनाया जाना चाहिए। गर्ल्स के लिए अलग से बनाए जाते हैं और बॉयज़ के लिए अलग से बनाए जाते हैं। मोनोपॉलिटिक सिद्धांत की आलोचना करना, शिक्षा के माध्यम से छात्र जागरूकता पर फोकस करें। फोकस दो लिंगों के बीच समाज में शक्ति के संरचनात्मक अभ्यास पर है। फोकस दो लिंगों के बीच समाज में शक्ति के संरचनात्मक अभ्यास से है। उदाहरण के लिए पिंक कॉलर जॉब से वे नौकरियां जहां हम ज़्यादातर महिलाओं का उदाहरण पाते हैं। पिंक कॉलर जॉब वाली वे नौकरियां जहां हम ज़्यादातर महिलाओं का उदाहरण पाते हैं। यहाँ पर अलग से जॉब्स का नाम निकाल दिया गया है, पिंक कॉलर जॉब, जिसको भी कहा गया कि ये सारी सी जॉब किसके लिए, महिलाओं के लिए। जैसा आपका नर्स की हो गई, शिक्षकों की हो गई और सचिवों की हो गई, ये स्वाभाविक रूप से कम भुगतान वाले काम है, तो इनको कह दिया गया ये फीमेल्स के लिए। और लास्ट में है डिकॉन्स्ट्रक्टिव थ्योरी, मतलब विघटनकारी सिद्धांत। उसमें आप जो ऊपर ये 1980 से 1980 के बीच में आई थी। ये 1980 से 1990 के बीच में खुल गया था। इस सिद्धांत के अनुसार लिंग का वर्गीकरण कक्षा के लिए ही है। जेंडर समाज द्वारा निर्मित होती है, वे प्राकृतिकरण के लिए समानीकरण के खिलाफ है। देखिए जेंडर जो होता है, इसमें कहा गया कि ये समाज के द्वारा ही निर्मित है, ये कोई भी फैक्ट नहीं है, कोई भी बेस नहीं है, ये समाज के द्वारा ही निर्मित है। मतलब मेल्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फीमेल्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये जो सारा का सारा
है, ये कहा जाता है समाज के द्वारा निर्मित है, इसे चेंज किया जा सकता है, ये फैक्ट नहीं है, ये नेचुरल्स नहीं है। हाँ, इसको नेचुरल मानने पर मजबूर कर दिया जाता है कि शुरू से ही यही परंपरा है, यही रीति रिवाज है, चली आ रही है, कि इतनी ज़्यादा गहरी जड़ इनकी हो चुकी है कि इनको ये माना जाता है कि यही हकीकत है। ये वे सभी पहले निर्मित बिजली संबंधों को खारिज करने की सलाह देते हैं। तो इन्हें समय के अनुसार बदला भी जा सकता है। They recommended dismissing all previously created power relations. यहाँ पर जो ये आपके होते हैं सभी से सभी पहले से निर्मित संबंधों को खारिज करने की सलाह देते हैं। मतलब डिसमिस ऑल प्रीवियसली पावर्स रिलेशंस, जितने भी आपके पास पहले से पावर रिलेटिव्स और रिलेशंस होते हैं उसको ख़त्म करने का डिसमिस कर दिया गया। पावर से रिलेटेड रिलेशन मतलब आपको कहा गया कि मैन जो है स्ट्रॉन्ग्स है, इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यही पावर इसको दी जानी चाहिए। तो ऐसा जो सिस्टम को ख़त्म कर देना चाहिए। हर एक व्यक्ति को, चाहे मेल्स हो फीमेल्स हो, इक्वली हर चीज़ में इक्वली अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो डिकन्स्ट्रक्टिव थ्योरी में क्या है कि जितनी भी आपकी पावर्स से रिलेटेड हैं उन सभी को डिसमिस कर देना चाहिए। दे बिलीव इन क्रिएटिंग न्यू फॉर्म होल्ड, ये वे पुराने से नया बनाने में विश्वास करते हैं। जो मान्यता है उनको ख़त्म कर देना चाहिए और कुछ नया क्रिएट किया जाए। उन्हें पद संरचनात्मक के साथ साथ उत्तर आधुनिक सिद्धांतों, सांस्कृतिक सिद्धांतों, श्वेत अध्ययन आदि से प्रेरणा मिलती है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत रूप से वे छात्र रवैया बदलने में विश्वास करते हैं। वे उन मान्यताओं को नष्ट करना चाहते हैं जो आपके ज्ञान में वर्णित हैं और स्थिर की विशेषता के रूप में है, और उनकी महिमा करते हैं। ये जानते हुए कि लिंग एक सामाजिक निर्माण है, इसलिए अलग सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए पुनर्निर्माण किया जा सकता है। तो ये थी आपकी विघटनकारी सिद्धांत। तो ये थ्योरी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बीएड सेकेंड ईयर के एग्जाम के से। तो आप ये थ्योरी ज़रूर ये लर्न कर लीजिएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकती है और शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है।